और बड़ी खबर है इजराइल के हमलों से जुड़ी हुई। इजरायली हमलों से दहल गया दक्षिणी लेबनान। सीज फायर के बीच विध्वंसक एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला दिया है इजराइल ने। और तस्वीरें देखिए, विध्वंसक हमला, धुएं का गुबार बता रहा है कि अटैक कितना बड़ा था, कितनी ज्यादा इंटेंसिटी थी इस अटैक की, और कैसे दूर तक देखिए धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यही कई किलोमीटर दूर से बना हुआ लग रहा है, और वहां पर ये इजराइल ने जो अटैक किया है ये बता रहा है कि लेबनान में इजराइल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक एयर अटैक। जबल दौफ इलाके में इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है, बमबारी की है। हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड टनल तबाह कर दी है इजराइल ने। यह अटैक की तस्वीर है, इजराइल की अंडरग्राउंड टनल को कैसे निशाना बनाया है इजराइल ने। ये देखिए, ये हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड टनल है और लगातार हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनाया है इजराइल ने। ये दो खबरें आपके सामने हैं, दोनों खबरों को देखिए। एक तरफ सीज फायर के बीच विध्वंसक एयर स्ट्राइक लेबनान में इजराइल की, और दूसरी तरफ ये देखिए कैसे टनल नेटवर्क पर अटैक किया है इजराइल ने। और गाजा से बड़ी खबर, गाजा में इजरायली हमलों से हड़कंप मच गया है। 2 टन विस्फोटक से उड़ाया हमास का ठिकाना। पहले से खंडर इलाकों में किया विस्फोट, तो हमास ने जिसको अपना ठिकाना बनाया था उसको 2 टन बारूद से दहला दिया इजराइल ने। यह गाजा की तस्वीर है। गाजा में पहले से खंडर जगह थी, वहां पर हमास ने ठिकाना बनाया था अपना, उसको फिर 2 टन विस्फोटक से दहला दिया इजराइल ने। विध्वंसक हमला। गाजा में आईडीएफ के मिसाइल हमलों से कोहराम मच गया। सेंट्रल गाजा में रात भर एयर स्ट्राइक। विस्फोट से कई इमारतें तबाह हो गई। हमास की गतिविधियों की इंटेल पर हमले किए, ये आईडीएफ ने कहा है। यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को ये इंटेल मिली थी, ये खुफिया सूचना मिली थी कि यहां हमास एक्टिव है, हमास की कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, और उसके बाद ये हमला किया यहां पर इजराइल ने। और यूएई से खबर है, यूएई के फुजारा पोर्ट के नजदीक ड्रोन हमला। यूएई के एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया ड्रोन। ऑयल फील्ड के नजदीक पहाड़ी पर हुआ है विस्फोट। ये देखिए, यूएई के फुजारा पोर्ट के नजदीक ड्रोन हमला। यूएई के एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया ड्रोन। ऑयल फील्ड के नजदीक पहाड़ी पर विस्फोट हुआ, लेकिन यूएई पर ड्रोन अटैक रोक नहीं रहे। आपको याद होगा यूएई के उस न्यूक्लियर सेंटर, न्यूक्लियर फैसिलिटी के बाहर जनरेटर रूम में जाकर एक ड्रोन गिरा था, जिसके बाद हड़कंप मच गया था कि क्या अब न्यूक्लियर ठिकानों को ईरान निशाना बना रहा है। अब ये ड्रोन देखिए, इंटरसेप्ट तो किया यूएई ने, लेकिन वो जाकर एक पहाड़ पर गिरा है, और वो ऑयल फैसिलिटी के, ऑयल फील्ड के नजदीक है। आइए अब रूस की खबर की बात करते हैं। रूस ने तबाह किया यूक्रेन का ड्रोन। रूस के अंदर FP2 ड्रोन से हमला, एंटी एयर गन से ड्रोन पर फायरिंग। फ्रंट लाइन में कई जगहों पर 30 mm एंटी एयर गन तैनात की गई। तो यूक्रेन के ड्रोन रूस में कहर बरपा रहे हैं, और लगातार बॉर्डर से लेकर मॉस्को तक ड्रोन पहुंच रहे हैं यूक्रेन के। और इसी बीच 30 mm एंटी ड्रोन गन से देखिए कैसे निशाना बनाया गया यूक्रेन के ड्रोन को। और यूक्रेन की राजधानी पर भयंकर एयर स्ट्राइक। सुबह से हम आपके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। रूस के हमलों से कीव के रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया। कीव में हमलों से कई अपार्टमेंट तबाह हो गए। स्थानीय निवासी ने मिसाइल हमले का वीडियो बनाया है। तो कीव में तो जैसे प्रलय आ गया आज रात। कीव में कैसे यहां पर हमला किया है रूस ने, ये तस्वीरें देखिए। कीव में कैसे रूस ने अपनी ऑरेशनिक मिसाइल से अटैक किया, ये आपको एक बार फिर से एम्बुलेंस सुनाते हैं। पीछे एम्बुलेंस सुनाइए। और डोनेट्स्क से खबर है, डोनेट्स्क में रूस के सैन्य वाहनों पर हमला। खैरसोन जा रहे हथियारों से भरे वाहन टारगेट किए गए। यूक्रेनी ड्रोन से 10 वाहनों को निशाना बनाया। इराक के इबिल में ईरान का हमला। देखिए, कुर्दिश ठिकानों पर अटैक है, लेकिन क्या मैसेज वाशिंगटन को दिया गया है, ये हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। ईरान से समझौते पर ट्रंप का बड़ा दावा, 24 घंटे में आर या पार। अब ये आर होगा पार होगा ये भी जानेंगे।
अमेरिकी दावों पर ईरान का जवाब, परमाणु संवर्धन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खबरें आ रही थी कि अपना यूरेनियम छोड़ने पर राजी हो गया ईरान। ऐसी सूत्रों से खबरें आ रही थी, वेस्ट मीडिया से खबरें आ रही थी, वेस्टर्न मीडिया से। लेकिन ईरान से तो कहा जा रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर क्या होगा? देखिए, दो बेहद खास मेहमान, मेजर जनरल जीडी बख्शी एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अशोक सजनार फॉर्मर डिप्लोमेट इस वक्त हमारे साथ है हमारे पैनल में। आप दोनों का बहुत स्वागत है। फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सजनार से हम पूछेंगे कि अमेरिका में जो इस वक्त घट रहा है उसको कैसे इससे लिंक करें। लेकिन सर, आप दोनों के पास आऊं, एक छोटी सी खबर दिखाना चाहता हूं। इराक के इरबिल में विनाशक हमलों से कोहराम, खबर बड़ी है, जल्दी से दिखाना चाहता हूं। कुर्दिस्तान में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इरबिल के कुर्द ठिकानों पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं ईरान ने। पूरे इरबिल में कुर्द ठिकानों के ऊपर ड्रोन सर्विलांस। हो क्या रहा है? इराक के बहाने मैसेज क्या वॉशिंगटन को दिया जा रहा है? क्या यहां पर इस समझौते को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है? कोई मैसेजिंग है यहां पर, कुछ और है इसके पीछे, कोई पैटर्न है इसके पीछे? जल्दी से इससे जुड़ी सारी खबरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि यह खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। फर्स्ट ऑन TV9 भारतवर्ष यह खबर आप देख रहे हैं। सीज फायर के दौरान इरबिल में जबरदस्त अटैक हुआ है। इरबिल पड़ता है इराक में, वहां जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, वहां जहां कुर्दिस्तान के लोग रहते हैं, कुर्द लोग रहते हैं, जो एंटी ईरान माने जाते हैं। कुर्दिस्तान में विपक्षी पार्टी के ठिकाने टारगेट किए गए हैं। विस्फोट में 2 लोगों की मौत हुई है, 17 से ज्यादा घायल हैं। ताजा संघर्ष में 71 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन हमलों का दावा। और एक और बड़ी खबर, इरबिल की अलाना वैली में भीषण विस्फोट हुआ है। इरबिल में कोमाला पार्टी का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। ईरान समर्थित मिलिशिया ने यह अटैक किया है, ओपन सोर्स इंटेल का यह दावा है। आइए जरा जो बड़ी खबरें दिखाइए। इरबिल में महाविध्वंस, कुर्दिस्तान में बैलिस्टिक मिसाइल हमला, विपक्षी पार्टी के ठिकाने टारगेट, और अलाना वैली में भीषण विस्फोट, कोमाला पार्टी का हेडक्वार्टर तबाह। ये सब खबरें हैं। लेकिन इसी बीच मिसाइल हमलों से कांपा इराक। जल्दी से इसकी डिटेलिंग कर देते हैं इस खबर की आपके सामने, और ज्यादा डिटेल में खबर रखते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। इराक के इरबिल में ईरान का मिसाइल ड्रोन हमला, इरबिल के कुर्द ठिकानों पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अलाना वैली में कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के ठिकानों को दहलाया। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स की मदद से वेपन डिपो पर हमला किया गया। पूरे इरबिल में कुर्द ठिकानों के ऊपर ड्रोन सर्विलांस। ताजा संघर्ष में 71 से ज्यादा मिसाइल ड्रोन हमलों का दावा। विस्फोट में 2 लोगों की मौत, 17 से ज्यादा घायल। ये ओपन सोर्स इंटेल से जानकारी मिल रही है। जनरल बख्शी, सीधे आपके पास आऊंगा सर। पहले मुझे ये बताइए, क्या आप इन हमलों में कोई मैसेज देखते हैं ईरान का? देखिए, ईरान का मैसेज ये है कि साहब हमें कमजोर मत समझो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यू में बी वांटिंग एन ऑफ रैंप, हमने नहीं मांगा। ठीक है, बातचीत का जो भी आ रहा है वो आपकी तरफ से आ रहा है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, और जहां तक कुर्दों का सवाल है, याद रहे जब जनवरी में बड़ा हड़कंप मचाने की कोशिश की गई थी CIA मोसाद द्वारा ईरान की सड़कों पर, ईरान में स्ट्रीट रेवोल्यूशन करने की, उस वक्त कोई 450 की स्ट्रेंथ का एक कुर्दिश ग्रुप, वो वहां से आर्म्ड ग्रुप भेजा जा रहा था ईरान के अंदर गदर करने। कहा जा रहा है कि तुर्की ने उसका टिप ऑफ दे दिया, क्योंकि तुर्की भी कुर्दों के खिलाफ है, और ईरान वो पूरे के पूरे ग्रुप को मार डालने में पूरा सफल रहा था। 450 का ग्रुप अंदर आ ही नहीं सका। तो अब लगता है कि क्योंकि मेन फाइटिंग, कन्वेंशनल फाइटिंग कुछ देर के लिए सीज फायर से थमी हुई है, पूरी तरह से तो नहीं थमी, इजराइल तो लेबनान में ठोके जा रहा है। और आज उसके जवाब में छुटपुट हमले ईरान भी करे जा रहा है। उसने जो ये लगता है उसको कोई इंटेलिजेंस आई है कि कुर्दिश ग्रुप CIA फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, कि अगर जो मेन वॉर ना चले तो प्रॉक्सी वॉर वो चलाते रहें। और उसने उसको प्रीएम्प्ट किया है। जो भी खबरें मिली हैं उसको कुर्द के इंटरवेंशन की, उसको उसने प्रीएम्प्टिव अटैक्स में उनका एमुनेशन स्टोरेज डंप्स वगैरह डिस्ट्रॉय किए हैं। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच देखिए और कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, इसी से जुड़ी हुई, आप समझ सकते हैं इन खबरों को। नए हमले हुए तो करारा जवाब मिलेगा। IRGC कमांडर वाहिदी की बड़ी चेतावनी, पश्चिम एशिया के बाहर जवाब देने को हम तैयार हैं, यह कहा वाहिदी ने। हाई लेवल की तैयारी के साथ ईरानी फोर्स तैनात है। समझौते की कोशिशों के बीच IRGC की धमकी। तो IRGC
साफ मैसेज दे रही है। यानी जनरल बख्शी जो कह रहे थे, आईआरजीसी का मैसेज साफ है, ईरान का मैसेज साफ है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। समझौता हुआ तो भी हम अपनी शर्तों पर करने के लिए तैयार हैं, और नहीं हुआ तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। जनरल वाहिदी ने यह कह दिया है। लेकिन इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, तैयारी की भी खबरें देखिए। लद्दाख द्वीप के पास एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं ईरान ने। हॉर्मुज पर नए हमले की आशंका को लेकर यह तैनाती की गई है। तो हॉर्मुज, जो कि आप जानते हैं कि इस वॉर का एपिसेंटर बना हुआ है, हॉर्मुज खुलने को लेकर और हॉर्मुज की नाकाबंदी को लेकर ही आप समझिए पूरी वॉर लड़ी जा रही है। और वहीं पर अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं ईरान ने। ईरान को चीन से हजारों ड्रोन मिले। सीज फायर के दौरान एफपीवी ड्रोन की सप्लाई की गई है। सिल्क रोड रेलवे रूट से ड्रोन इंपोर्ट किए गए। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान ऑब्जर्वर का यह बड़ा दावा है। देखिए, ये जो ड्रोन्स आपको दिख रहे हैं, एफपीवी ड्रोन्स दरअसल छोटे होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं और बहुत ज्यादा रेंज तो नहीं होती, लेकिन टारगेट को हिट कर सकते हैं और इजीली ऑपरेशनल होते हैं। तो ये एफपीवी ड्रोन्स की खासियत होती है। और चीन ने इन एफपीवी ड्रोन्स को सप्लाई किया है ईरान को। और जब से आपको मालूम होगा, वो आर्मीनिया की एक अजरबैजान की वॉर हुई थी, इस दुनिया का जो वॉर का पैटर्न, वैसे तो जनरल बख्शी बहुत आप अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन इस वॉर में ये जो ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ है, ड्रोन बहुत अहम हो गए। हर वॉर में ड्रोन, और पूरी दुनिया अब ड्रोन पावर को लेकर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये जो ड्रोन्स मिले हैं चीन से ईरान को, क्या ये गेम चेंजर साबित होंगे? क्या ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिर का दर्द साबित होंगे? इन ड्रोन से क्या किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अम्बेसडर सज्जनार, मुझे एक चीज बताइए। अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कभी आर या पार, कभी कहते हैं कि हम बिल्कुल समझौते के नजदीक हैं। वहां वेस्टर्न मीडिया में खबरें आने लगती है कि ईरान राजी हो गया जी, वो तो अपना जो यूरेनियम है वापस दे देगा, और ईरान फिर उसको काट देता है। ईरान फिर कह देता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या जानबूझकर ये एक आईवॉश है, जानबूझकर ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही है कि दोनों को अपनी फेस सेविंग मिलती रहे, दोनों को अपने लोगों को, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को जवाब ना देना पड़े? या वाकई आपको लगता है कि नहीं, ये ऑर्गेनिक कंफ्यूजन है, ये बनाई नहीं जा रही है और ये ऐसे ही रहेगा जब तक समझौता ना हो जाए? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से ये धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। हाँ। और दोनों तरफ से ये जो धमकियां हैं, एक के ऊपर एक बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा है इंटेंसिटी उनकी कैसी बढ़ती जा रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये सोचा था, जो ये अगर ऐसी इन्फो वॉरफेयर चलाएंगे, वो कहेंगे हम एकदम इनको नेस्तनाबूद कर देंगे, एकदम धराशायी कर देंगे, एकदम खत्म कर देंगे, तो तब इससे शायद ये डर जाएंगे। परंतु ईरान भी मान नहीं रहा है और वो भी बढ़ चढ़कर उनको धमकी दे रहा है। तो इसमें ये बिल्कुल जाहिर होता है, जो राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका वो ऑफ रैम्प चाहते हैं, वो एक एग्जिट चाहते हैं, जो किसी तरीके से इसमें से निकला जाए। इसीलिए आपने देखा होगा आज भी जो उनका ट्वीट आया है, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, मैंने कितने नेताओं से, विश्व के नेताओं से बात की है जो इस क्षेत्र में हैं, और सभी से, जो भी लीडर्स हैं, तुर्की के भी हैं, इजिप्ट के भी हैं, सबसे मैंने बात की है। और हमने एक ये इसका कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है, जो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। परंतु ईरान ने फिर उसके ऊपर पानी फेर दिया है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ईरान में कोई रियलिस्टिक कोई वहां पर सत्ता नहीं है। वो सत्ता, जो पावर है, वो सब आईआरजीसी के हाथ में है। और वो चाहते हैं जो लड़ाई आगे चलती रहे, लड़ाई चलती रहेगी तो आईआरजीसी के हाथ में और ज्यादा शक्ति होगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं, जो वहां पर कोई रीजनेबल एग्रीमेंट पर भी ये नहीं, कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। और मेरे विचार से तो ईरान के ऊपर किसी ना किसी को दबाव डालना पड़ेगा। जो आपके लिए कोई अच्छा डील है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और इसको आगे चलने दीजिए। ईरान पर दबाव किसको डालना पड़ेगा सर? वहां तो हमें यही नहीं लगता कि एक ही पावर ग्रुप है, अलग अलग पावर ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को यहां पर ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर कभी भी अमेरिका का विनाशक हमला, सीज फायर का उल्लंघन किया तो तबाह कर देंगे। समझौते की कोशिशों के बीच ट्रंप की विनाशक चेतावनी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, सीज फायर का उल्लंघन किया तो तबाही, हम तबाह करके रख देंगे, आर या पार। मतलब ट्रंप तो लगातार ऐसी चेतावनियां दे रहे हैं कि अगर आज हमला नहीं हुआ, आज समझौता नहीं हुआ, तो कल ईरान पर बम ही बम बरसेंगे।
लेकिन फिर अगले दिन वो कहते हैं कि नहीं देखो जी हम तो हमला करने जा रहे थे, अरब देशों ने हमें रोक लिया। फिर कहते हैं कि नहीं अरब देशों से मेरी बात हुई है, समझौता होने वाला है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देगा अमेरिका। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। ईरान को लेकर मार्को रूबियो का बड़ा बयान। आपको मालूम है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त 4 दिन के भारत दौरे पर है। आज दिल्ली में है। कल उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आज उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बेहद सख्त हैं राष्ट्रपति ट्रंप। तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो नहीं सकता। एक ये वो लाइन है जिस पर लगातार अमेरिका के तमाम नेता शुरू से टिके हुए हैं। देखिए इसी बीच बड़ी जंग की तैयारी में सऊदी अरब। सऊदी में बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस की तैनाती, स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, बड़े धार्मिक स्थानों के नजदीक एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा है। अच्छा, यह भी एक बड़ा यहां पर एंगल है। यहां पर जो इस वक्त हज को लेकर टूरिज्म शुरू हुआ है गल्फ में। जनरल बख्शी, क्या इसलिए भी हम माने कि इस सीज फायर को बार बार चाहे बयानों से, चाहे डायरेक्टली, चाहे इनडायरेक्टली एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि गल्फ कंट्रीज में, सऊदी में, दुबई में आप देखिए कैसे वहां पर बिल्कुल टूरिज्म खत्म हो गया था, रौनक खत्म हो गई थी। ये हज है जिसकी वजह से वहां पर फिर से टूरिज्म शुरू हो रहा है, रौनक आ रही है पूरे। और ये तो मतलब धार्मिक यात्रा है। तो क्या आपको लगता है इसीलिए इस सीज फायर को और एक्सटेंड किया जा रहा है? ये हज एक बड़ा पॉइंट है जहां उसके बाद कुछ हो सकता है। नहीं, देखिए बहुत सारे रीजंस हैं जिससे आप ईरान पे हमला कर सकते हैं। अमेरिका कल हमला कर सकता है। उसका जवाब क्या होगा? पहला जवाब होगा कि जो गल्फ ऑफ जो रेड सी है, जो सुएज कैनाल रूट है, वो बंद हो जाएगा एकदम। उसके बाद ईरान पलटवार करेगा जो कि डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं ये गल्फ नेशंस में, सऊदी अरेबिया में, इजराइल में, और उससे तो साफ क्षेत्र में तबाही हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज टू बी वेरी माइंडफुल नाउ। लड़ाई वो पागलपने में उन्होंने ये लड़ाई शुरू करी थी, ऑफ रैम्प मिल नहीं रहा, फंस गए हैं, और अब वो इसको अगर फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो आप यकीन करें कि रीस्टार्ट तो वो कर देंगे, फिर खत्म करना बिल्कुल। लेकिन जनरल बख्शी, एक लाइन तो शुरू से, चाहे ट्रंप हो, चाहे रूबियो हो, चाहे पीट हेग्सेथ हो, सबकी है। देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने इंडिया में कहा है सर कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो नहीं सकता, और ईरान कह रहा है कि हम अपना यूरेनियम छोड़ेंगे नहीं। तो सोल्यूशन क्या है फिर? देखिए साहब, इसका सोल्यूशन तो 2015 में JCPOA में हो गया था। उस वक्त ईरान मान गया था कि अपना एनरिच यूरेनियम वो IAEA को हैंड ओवर कर देगा, ये लोग सैंक्शन हटाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही वो एग्रीमेंट खत्म किया। अब उसी एग्रीमेंट पे वापस जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैंने उससे कुछ ज्यादा हासिल कर लिया। ये तो महज बेवकूफी है। एग्रीमेंट हो गया था, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था। इजराइल की नोक झोंक पे इन्होंने वो जो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। बड़ा बढ़िया चल रहा था। उसमें यूरोप के लोग शामिल थे, देश यूरोप के, रशिया, चाइना ने उसके को गारंटर्स थे। उसको आते ही आपने फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल दिया। आपके एग्रीमेंट्स की क्या मतलब वर्चस्व क्या रह जाता है? और दूसरी बात यह है कि जब भी ये एग्रीमेंट की बात करते हैं, ये हमला शुरू करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो मुंह में राम राम, बगल में छुरी, ये कब तक चलेगा? और जहां तक सवाल है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, ईरान तो मान चुका था। वो 2015 में मान गया था। उसके बाद जब आपने पिछले साल 25 में बातचीत की तब मान गया था। इस साल लड़ाई शुरू होने के पहले तकरीबन एग्रीमेंट हो चुका था ओमान में। यस, अमेरिका हर बार ये एग्रीमेंट बिल्कुल, और ईरान ने कहा था कि हम बातचीत के बिल्कुल करीब थे, तभी अमेरिका ने हमला कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईरान ने ये कहा भी पाकिस्तान से, और उस पर भी हमें जाना पड़ेगा। आज कई सारी बड़ी खबरों का दिन है, जैसा कि मैंने आपको कहा। एक बड़ी खबर पाकिस्तान से है। आइए जरा चेंज करते हैं अपनी कवर स्टोरी। यहां पर देखिए, क्योंकि ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। क्वेटा में धमाका। क्वेटा में क्या हुआ है आइए आपको डिटेल में बताता हूं। बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में भीषण धमाका हुआ है। पाकिस्तान में कोहराम मच गया इस धमाके के बाद। रेलवे ट्रैक के नजदीक 5 से ज्यादा धमाके हुए हैं। फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के पास विस्फोट हुआ है। रेलवे ट्रैक के पास धमाके के बाद फायरिंग। ये देखिए, ये धमाके के बाद धुएं का उठता गुबार। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर के पास विस्फोट। क्वेटा में यह धमाका किया गया है।
तो बलूचिस्तान में ये जो धमाका यहाँ पर हुआ है, क्या इसके पीछे बीएलए है, क्या इसके पीछे बीएलए का हाथ है? क्योंकि इससे पहले भी बीएलए इस तरह के धमाके करते रहा है। क्वेटा में धमाके से हड़कंप मच गया। क्वेटा में रेलवे लाइन पर आत्मघाती हमले हुए, धमाके में 30 की मौत, 80 घायल। क्वेटा में धमाके से हड़कंप, 30 की मौत, बड़ा नंबर है। ये देखिए कैसे यहां पर आग लग गई ट्रेन में उस धमाके के बाद, बोगी कैसे धू धू कर जलती हुई। और ये पहले भी इस तरह ट्रेन को निशाना बनाया गया है। जाफर एक्सप्रेस को इससे पहले भी निशाना बनाया गया था और आज एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया गया है। क्वेटा में धमाके से हड़कंप मच गया। अक्सर बीएलए पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाती है, क्या इस बार भी पाकिस्तान की सेना निशाने पर थी या कुछ और था, ये अभी हम अभी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा हमला बलूचिस्तान के क्वेटा में एक बार फिर पाकिस्तान में। तो क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर विस्फोट से भारी नुकसान हुआ है। धमाके से 2 ट्रेन के कोच में आग लग गई, बोगी के नजदीक खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई और वहां पर फिर कैसे हड़कंप मच गया, ये आप समझ सकते हैं कि ट्रेन खड़ी हो और उसमें धमाका हो जाए, उसके पास दूसरी ट्रेन खड़ी हो, वहां भी आग लग जाए, आसपास की गाड़ी में आग लग जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल हुआ होगा। जाफर एक्सप्रेस को काफी नुकसान पहुंचा इस धमाके के बाद से। क्वेटा धमाके में जाफर एक्सप्रेस को नुकसान पहुंचा है। जाफर एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। क्वेटा से गुजरने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले गए। आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस पर इससे पहले भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया था, बड़ा अटैक था, कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया था, उसके वीडियो वायरल हुए थे। एक बार फिर से यहां पर ट्रेन को निशाना बनाया गया है। तो क्या कोई यहां पर मैसेज है, क्या कोई पैटर्न है, क्या यहां पर कम्युनिकेशन को, क्या ट्रांसपोर्टेशन को रेस्ट ऑफ पाकिस्तान से काटना चाहता है बलूचिस्तान? क्या वो चाहता है कि यहां पर पाकिस्तान की तरफ से आना जाना बंद हो जाए? क्यों हो रहा है ये पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। बलूचिस्तान में धमाका, आत्मघाती हमला। आइए जरा दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए क्वेटा में धमाका, रेलवे ट्रैक में विस्फोट, आत्मघाती हमले की खबर है, ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। हो क्या रहा है यहां पर, क्या करना चाहता है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्या करना चाहती है? अम्बेसडर सज्जनहार, जल्दी से आपका कोई असेसमेंट है इस धमाके के बाद? देखिए, जैसे बीएलए ने इसका जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा है कि धमाका उन्हीं के द्वारा किया गया है और जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मतलब वो अपने को बलूचिस्तान को लिबरेट करना चाहते हैं। वो कभी भी ये नहीं मानते हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो हमेशा से चाहते हैं जो उनको आज़ादी मिले उनको, इसीलिए वो वहाँ पर अपने लिबरेशन, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। और उन्होंने, जैसे आपने बताया, पहले भी जाफर एक्सप्रेस, अभी भी जाफर एक्सप्रेस, और ये एक तो ऐसे छुटके पुटके नहीं है, तो ये तो बहुत चलता रहता है उनके ऊपर, चाहे वो चाइनीज इंजीनियर्स हो, उनके ऊपर भी उन्होंने ये अटैक्स किए हैं। तो इसीलिए वो तो नो होल्ड्स बार्ड है और पाकिस्तान कुछ भी कहता रहे, जो हम वहां पर जाकर मीडिएटर का रोल करेंगे और हम एक विश्व में अपना एक रुतबा बढ़ाएंगे और अपना एक प्रोफाइल इंक्रीज करेंगे, परंतु उनके अपने घर में तो बिल्कुल आग लगी हुई है, जैसे आप देख रहे हैं। मतलब 30 लोगों का ऐसे मर जाना, तो ये तो कोई छोटी बात नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है जो साल में एक बारी हो, ये तो एक के बाद एक ऐसे हमले होते रहते हैं। छुटपुट तो और बहुत होते रहते हैं, परंतु इतने बड़े, जहाँ की 30 लोग मारे गए और कितने ही वहां पर घायल हो गए, ये तो बहुत ही बड़ा हमला है। और यहाँ पर ये जो उनके आसिम मुनीर हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, वो ईरान जा रहे हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर गृह मंत्री भी बाहर जा रहे हैं अपने, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है वो घर में ही नहीं है सर, वो घर में नहीं है, दूसरों का झगड़ा सुलझाने में लगे, पॉलिश करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर से लौटेंगे हम हॉर्मुज और ईरान वाली खबर पर, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है और ये खबर आ रही है कि एक अच्छी खबर आ सकती है। दिखाइए जरा यहाँ पर, फिर से हमने यहाँ पर ब्रांडिंग चेंज की है। 24 घंटे में जंग बदलेगी क्या, ये सवाल है, क्योंकि हॉर्मुज पर जल्द मिल सकती है अच्छी खबर। इंटरनेशनल शिपिंग रूट बाधित नहीं होना चाहिए, यह अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच अच्छी बात, यह कहा है रूबियो ने। यानी रूबियो कह रहे हैं कि हमारी और ईरान की अच्छी बात हो रही है। नई दिल्ली में मार्को रूबियो ने यह बड़ा बयान दिया है और इसी बीच ईरान से समझौते के काफी करीब अमेरिका। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है, यह कहा है ट्रंप ने। तो विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब गुडी गुडी बातें कर रहे हैं। ये ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखा है ट्रंप ने और उसमें लिखा है उन्होंने कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है। ईरान से डील पर उन्होंने ये पोस्ट किया। समझौते पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है, ट्रंप ने कहा है। पश्चिम एशिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से भी बात हुई है, यह भी ट्रंप ने कहा है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सस्पेंस बढ़ गया है।
ट्रंप तो कह रहे हैं कि होने वाला है, लेकिन समझौते को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। ईरान वो नहीं कह रहा जो ट्रंप कह रहे हैं, जो इजराइल कह रहा वो भी नहीं कह रहा। इजराइल कह रहा है, इजरायली मीडिया की ईरान को यूरेनियम छोड़ना होगा, संवर्धित यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं, ईरानी मीडिया कह रहा है। तो हर जगह से अलग अलग खबरें हैं, सबका स्टैंड अलग है। 30 दिनों में परमाणु प्रोग्राम पर डील, ये अल जजीरा कह रहा है। अब ये ये आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया का अलग मीडिया हाउस वो कुछ और कह रहा है। इस बीच ईरान अमेरिका डील पर दांव, ईरान को यूरेनियम छोड़ना होगा, इजरायली मीडिया का कहना है। यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं होगा, ये ईरानी मीडिया का कहना है। और हॉर्मुज पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, ये इजरायली मीडिया का कहना है। हॉर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी, ये ईरानी मीडिया का कहना है। इजरायली मीडिया कह रही है कि सिर्फ ईरान जंग पर बात, लेकिन ईरान की मीडिया से खबर आ रही है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए। इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। ईरानी मीडिया कह रहा है कि ईरान की कई अरब की जब्त संपत्तियां अनलॉक होंगी। ईरान को परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा, इजरायली मीडिया कह रहा है। परमाणु प्रोग्राम पर बात के लिए 30 दिन का वक्त है, ये ईरानी मीडिया ने कहा है। अल जजीरा से ये जानकारी हमें आ रही है कि अलग अलग मीडिया क्या यहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जनरल बख्शी, आपको क्या लगता है, क्या सेंस मिल रहा है? ये सब क्या केवल मतलब जैसा कि मैंने एम्बेसडर सज्जनहार से कहा था कि क्या कंफ्यूजन पैदा की जा रही ताकि अपनी सही बात पीछे पर्दे के पीछे की जा सके, या कुछ लग रहा है कि हाँ समथिंग इज गोइंग टू हैपन, दे आर नियर टू सम बिग समझौता? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के चीन के मुद्दे का एक बड़ी वजह थी कि बिहाइंड द सीन्स वो शी जिनपिंग से बात करे कि भैया हमें ऑफ रैंप दिलवाओ। प्रॉब्लम उनकी ये है कि जब भी उनको ऑफ रैंप मिलता है वो दिखाना चाहते हैं कि मैंने ईरान को ठोक दिया, ईरान सरेंडर कर रहा। और ईरान क्यों सरेंडर करे? ईरान ने कहा है यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट, हम तो लड़ने को तैयार है। और प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है, दुनिया की इकोनॉमिक तबाही डोनाल्ड ट्रंप एश्योर कर देंगे। गल्फ की तो तबाही हो ही जाएगी, और पानी का संकट मई के महीने में अगर आया तो भगवान वहां पे तो ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी ऑफ मॉन्यूमेंटल प्रोपोर्शंस हो जाएगी। ना अमेरिका संभाल सकेगा, ना वो देश ही तबाह हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है फूंक फूंक कर करना होगा, सोच समझ के करना होगा। नॉर्मली वो पीस टॉक का नाजायज फायदा उठाते हैं हमला करने के लिए, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनकी अंदर मिड टर्म इलेक्शन के प्रेशर, उनके ऊपर जो दुनिया का प्रेशर है, ग्लोबल जो इकोनॉमी की तबाही हो रही है, उसका भी आफ्टर ऑल कुछ प्रेशर है। और ये जो रट लगा रहे हैं वो रूबियो साहब की न्यूक्लियर, अरे भाई 2015 में न्यूक्लियर JCPOA हो तो चुका था, उस एग्रीमेंट को किसने फाड़ा? तो आप उन्होंने नहीं किया था ना। अब आप उसी एग्रीमेंट पे जाना चाहते हैं, जाइए और दुनिया को बख्शिए। डोनाल्ड J ट्रंप के साइन नहीं थे ना, वो साइन वो करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जो जाएगा मेरे नाम से जाएगा, वही करना है उनको। अब वो करना चाहते हैं, वो देखते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं। ईरान से बातचीत में नेतन्याहू दरकिनार, बातचीत की प्रक्रिया से ट्रंप ने नेतन्याहू को बाहर कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। ट्रंप से फोन पर तीखी बहस के बाद इजराइल अलग थलग, ईरान से कोई समझौता नहीं चाहते नेतन्याहू, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। ओपन सोर्स इंटेल का ये दावा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब नेतन्याहू को थोड़ा अलग कर दिया है कि नहीं रहने दो, अभी मैं बातचीत कर लेता हूं, फिर बीच में तुम आना, फिर बात करेंगे। लेकिन इसी बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का दावा खारिज, डील पर ट्रंप के दावों से ईरान का इनकार। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था हॉर्मुज में ईरान का प्रबंधन रहेगा, यह फार्स न्यूज ने अब कह दिया है। परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई, यह भी ईरान ने कह दिया है। और समझौते की शर्तों को लेकर अमेरिकी दावों पर ईरान का साफ इनकार आ गया है। परमाणु अधिकारों को कभी नहीं छोड़ेगा ईरान। जंग में हार के बाद युद्ध विराम के लिए मजबूर अमेरिका, ईरान की सेना किसी भी आक्रमण का जवाब देने को तैयार है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह एक्स पर पोस्ट किया है। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की बड़ी चेतावनी, अमेरिकी इजरायली शिप को नहीं गुजरने दिया जाएगा। ईरान अभी भी अड़ा हुआ है, कह रहा है कि हम नहीं गुजरने देंगे इजरायली और अमेरिकी शिप को। ईरानी सांसद अली खजाई की बड़ी वार्निंग, नॉन कमर्शियल शिप को ईरान से इजाजत लेनी होगी। ईरान के कंट्रोल में रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलेगा ईरान। जहाजों को देना होगा पारगमन शुल्क, जहाजों को यहां से जाने का टोल देना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हुसैन शरीयत मदारी ने यह दावा किया है। हॉर्मुज पर ईरान को टैक्स वसूलने का हक है, शरीयत मदारी का दावा। अमेरिका भी चेक पॉइंट पर टैक्स वसूलता है।
तो हॉर्मुज की जंग अभी भी जारी है और अभी भी देखिए दोनों के स्टैंड बिल्कुल अलग अलग हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर ईरान की वार्निंग, बिग वॉल पर देखते हैं, आइए देखिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे को लेकर ईरान की वार्निंग, क्या वार्निंग है? नहीं गुजरने देंगे बिना इजाजत किसी भी शिप को हॉर्मुज से। ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि हुसैन शरीयत मदारी ने यह दावा किया है हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को टोल देना चाहिए। ईरानी सांसद अली खजाई की यह वार्निंग है। अमेरिकी इजरायली शिप को नहीं गुजरने दिया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। तो ईरान इंटरनेशनल और केहान न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है। अम्बेसडर सज्जनहार, आप तो डिप्लोमेसी समझते हैं सर, क्या डिप्लोमेसी ऐसी चलती है कि दिखाओ कुछ, दोनों अपनी अपनी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अंत में अभी थोड़ी देर बाद ऐलान हो जाएगा, देखो जी अग्रीमेंट हो गया? नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेसी ऐसी नहीं चलती है। मेरे ख्याल से जो ईरान है, जो जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे विचार से बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल तरीके से वो काम कर रहा है, क्योंकि अब उसे मालूम है वो उसके ऊपर हाथ, उसमें उसके हाथ में ट्रम्प कार्ड है। तो इसलिए वो एक जितना बेहतर से बेहतर डील कर सकता है अमेरिका के साथ, वो डील करके उसको ये लेना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना उसके यहाँ भी ईरान के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। अपनी इकोनॉमी को उसने ठीक करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, लोगों के जो रहन सहन है उनको बेहतर बनाना है। परंतु इनके आईआरजीसी के हाथ में आ गई है कमांड, आईआरजीसी के हाथ में सारा प्रभुत्व है वहां पर ईरान में, और वो चाहते हैं जो हमारा ही वहां पर पावर चलती रहे, और इसीलिए वो कोई किसी भी प्रकार का वो नहीं करना चाहते हैं, समझौता नहीं करना चाहते हैं। उनको मालूम है अगर समझौता हो जाएगा तो और भी जो वहां पर पावर सेंटर्स हैं उनके हाथ में पावर आ जाएगी, क्योंकि अगर शांति हो गई तो आईआरजीसी का इतना रोल नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पाकिस्तान में वहां की आर्मी के पास, वो आर्मी चाहती है उनके पास सारा कुछ सत्ता उनके पास बनी रहे। बड़ी बात कही और यहाँ भी ईरान में चाहते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ईरान के अंदर भी है कि कई सारे पावर सेंटर्स हैं, अगर एक पावर सेंटर चाहता है कि समझौता हो तो दूसरा उसको डिरेल करने में लग जाता है। और आईआरजीसी का जो रोल आपने बताया है, हो सकता है क्या यही सबसे बड़ी यहां पर दिक्कत आ रही है। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है, क्या टारगेट पर ट्रंप थे? शूट आउट एट व्हाइट हाउस, ट्रंप का दुश्मन कौन? और ट्रंप पे फायरिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। देखिए हम जो बात कर रहे हैं, कैसे 24 मई 2026 को व्हाइट हाउस परिसर में शूट आउट हुआ है। इससे पहले 25 अप्रैल 2026 को ट्रंप की डिनर पार्टी में भी फायरिंग हुई थी। आपको याद होगा वो होटल था जहां पर वो कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर चल रहा था। व्हाइट हाउस फायरिंग को लेकर जो सबसे नई खबर है वो ये है कि व्हाइट हाउस की लगातार रेकी कर रहा था हमलावर। सीक्रेट सर्विस के लोगों से जान पहचान बढ़ा रहा था हमलावर। एंट्री पॉइंट के पास अचानक शुरू की उसने फायरिंग। हमलावर ने 30 राउंड फायरिंग की, लेकिन फिर उसको सीक्रेट सर्विस के लोगों ने मार गिराया। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में ही थे डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या उसको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में है? व्हाइट हाउस में ईरान मुद्दे पर ट्रंप एक अहम बैठक कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ट्रंप को इस शूटआउट की पूरी जानकारी दी गई है। इनफैक्ट ट्रंप ने तो सीक्रेट सर्विस की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने बड़ा अच्छा काम किया। ये जो आपको हथियारबंद लोग दिख रहे हैं, ये दरअसल अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के लोग हैं जो वहां पर व्हाइट हाउस की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस शूटआउट का एक नया वीडियो सामने आया है। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे कई रिपोर्टर्स। रिपोर्टिंग करते वक्त व्हाइट हाउस में यह फायरिंग हुई है। न्यूज चैनलों के कैमरों में रिकॉर्ड हुई गोलियों की आवाज। For the two sides to remain far apart. लेकिन इसके बारे में और जानकारी आपको दूं। व्हाइट हाउस में फायरिंग, आखिर ट्रंप का दुश्मन कौन है? दुश्मन तो बहुत हैं ट्रंप के। ट्रंप ने अपने एक्शन से, अपनी चीजों से बहुत दुश्मन बनाए हैं, लेकिन ये कौन है जो ट्रंप को फायरिंग का शिकार बनाना चाहता है? आप देखिए, व्हाइट हाउस परिसर में 30 राउंड फायरिंग हुई। शूट आउट के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही थे। 21 साल के हमलावर नासिर बेस्ट ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर फायरिंग की। हमले में एक आम नागरिक घायल हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने शूटर को मार गिराया। शूट आउट से पहले हमलावर ने कई बार व्हाइट हाउस की रेकी की। जून 2025 में भी हमलावर ने व्हाइट हाउस के बाहर ट्रैफिक रोक दिया था। जुलाई 2025 में भी हमलावर ने व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की थी। हमलावर मनोरोगी बताया जा रहा है। खुद को यीशु मसीह मानता था। सोशल मीडिया पर खुद को द रियल ओसामा बिन लादेन भी बता चुका है। ट्रंप पर हमले को लेकर कुछ सवाल हैं। सवाल दिखाइए जरा। क्या हमलावर को पहले से थी ट्रंप के व्हाइट हाउस में होने की जानकारी? डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार हमले की साजिश क्यों हो रही है? कौन है जो ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? क्यों पुराने हमले के मुख्य साजिशकर्ता के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है? क्या ये सारे हमले किसी एक संगठन से जुड़े हुए हैं? अब सब कुछ तो आपके सामने है जनरल बख्शी। एक छोटा सा असेसमेंट, क्या व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कोई भी बंदूक लेकर आए और कहे कि मैं घुस जाऊंगा, ट्रंप को निशाना बना लूंगा? या फिर जो हमलावर है उसका दिमाग इतना खराब है कि वो जानता ही नहीं कि वो कहां जा रहा है? आपका क्या असेसमेंट है?
देखिए, अमेरिका में जो गन कल्चर है ये कोई नई बात नहीं है। 4 प्रेसिडेंट्स असैसिनेट हो चुके हैं, 48 टॉप फंक्शनरीज को गोली मार के खत्म कर दिया गया है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, मोस्ट फेमस केस, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम लिंकन, ये सबको शूट किया गया है। तो एक ये गन कल्चर है जिसको अमेरिका खत्म नहीं करना चाहता। अगर आप फ्री सेल करें हथियारों का तो फिर उसका कोई कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, किसकी क्या दिमागी हालात है ये तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके चलते अमेरिका में बार बार ऐसे शूट आउट्स होते हैं। नहीं, आपने बड़ी बात कही, लेकिन इसी में एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं। आपने बड़ी बात कही, टाइम कम है। मैं एम्बेसडर सज्जनहार से एक छोटा सा सवाल इसे मिलना चाहता हूं। एम्बेसडर सज्जनहार, ये मेरा सवाल नहीं है, ये ओपन सोर्स इंटेल पे बात हो रही है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये ओपन सोर्स इंटेल से कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब अमेरिका में ट्रंप की रेटिंग गिरती है उन पर एक हमला हो जाता है। इससे पहले भी फायरिंग हुई है और पता नहीं चलता है कि ये फायरिंग करने वाले कौन है। तो सर, क्या आप इससे भी रिलेट करते हैं, मिड टर्म इलेक्शन से भी रिलेट करते हैं, इलेक्शंस के बीच भी फायरिंग हुई थी, या हमें इस इशू को इससे नहीं जोड़ना चाहिए? देखिए, ये स्पेकुलेशन तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और ये हमने देखा है जो पिछले 1.5 साल में राष्ट्रपति ट्रंप की जो रेटिंग है वो कम ही होती जा रही है। और ईरान वॉर के बाद तो 28 फरवरी के बाद तो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है और मिड टर्म इलेक्शंस के लिए उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है। परंतु यही सब लोग कहते हैं जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन किया है, पहले वाले जो आपने बताए हैं जब कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर वगैरह वगैरह पर, वहां पर उन्होंने ऐसा बताया है जो ये लोन वुल्फ अटैक्स थे। मतलब ये कोई ऐसा संगठन नहीं था। वहां पर जो सोसाइटी है इतना पोलराइज्ड हो चुका है, जो लोग अपने आप ही राष्ट्रपति ट्रंप के इतने विरुद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, जो वो अपने आप को, और ये तो आप बोल रहे हैं मानसिक रोगी हैं, अपने आप ही वो बाध्य हो जाते हैं हथियार उठाने के लिए और राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वहां का सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड है। और मेरे विचार से इसकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि इसकी जो भाई कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत ये राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर तो ये वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे सीक्रेट सर्विस हो, सीआई हो, एफबीआई हो, वो कुछ बताए, कुछ पब्लिक में जारी करे, व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ जारी किया जाए तो हमें ज्यादा पता चल पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अपनी एक्सपर्टीज से ये बताने के लिए वो इन तमाम खबरों को किस तरह से देखे। लेकिन इसी भी जल्दी से कुछ और बड़ी खबरें वो आपके सामने रख देते हैं। 24 घंटे में रूस का विनाशक बदला, कीव में कोहराम। ये दिखाइए जरा, पुतिन का बदला दिखाते हैं आपको। 24 घंटे में रूस का विनाशक बदला, बिग वॉल पर दिखा देते हैं। आइए चलो बिग वॉल पर दिखाइए जरा पीसीआर। यहां पर 24 घंटे में बड़ा हमला किया है। यहां पर कीव पर हमलों का जो नया वीडियो है वो भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन पहले खबर जान लीजिए। रूस का ऑरेस्टिक मिसाइल से प्रहार, एनर्जी ठिकाने नष्ट किए उसने यूक्रेन के। बढ़ाइए जरा, चेंज कीजिए इसको। यूक्रेन के 5 प्रांतों में, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। यूक्रेन के 5 प्रांतों में महाविनाश, खार्किव से ओडेशा तक हमले किए गए। खार्किव से लेकर ओडेशा तक हमले किए गए हैं। इसी बीच कीव पर हमलों का सबसे नया वीडियो सामने आया है। मिसाइल हमलों से कीव शहर में भीषण विस्फोट हुआ है। KH-101 और स्कैंडर मिसाइलों से रूस का हमला। एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अगली खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी है। कीव पर सबसे बड़े हमले के बाद अलर्ट। कीव पर ऑरेस्निक मिसाइल से विध्वंसक हमला, रूस के स्कूल पर हुए हमले का बदला। और कीव पर स्कैंडर मिसाइल से हमला, मिलिट्री ठिकानों, लॉजिस्टिक सेंटर पर हमले, 50 से ज्यादा मिसाइलें, 700 ड्रोन से अटैक।